हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय हम लोग कक्षा 12 फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं। तो कक्षा 12 फिजिक्स में जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें आज हम लोग सीखेंगे जैसे कि आवेश संरक्षण का नियम क्या होता है। बच्चों यहाँ देखते हैं आवेश आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम देखिए, इसके पहले जैसे आप लोग पढ़ चुके हैं संवेग संरक्षण का नियम पढ़े हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े हैं। तो उसी तरह से आवेश संरक्षण का नियम है। इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से, जैसे आपको बताया गया था ए है बी है, मान लीजिए दो वस्तुएं हैं, तो इसमें से आप इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा या तो फिर इसमें से इसमें आएगा, यही प्रोसेस होगा। अर्थात आवेश का केवल आदान प्रदान हो सकता है, यहाँ पर स्थानांतरण हो सकता है, लेकिन आवेश को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। आवेश नष्ट नहीं होता है और ना ही आवेश उत्पन्न होता है। तो बच्चों आवेश संरक्षण के नियम में हम लिखेंगे क्या, आइए देखते हैं इसको। आवेश संरक्षण के नियम में हम लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछता है। तो आवेश संरक्षण का नियम में क्या लिखेंगे, इस नियम के अनुसार, यहां कॉमा लगा दीजिए, इस नियम के अनुसार आवेश को ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। आवेश को केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। यह है आवेश संरक्षण का नियम। बच्चों इसके बाद, आवेश संरक्षण के नियम के बाद अब हमको पढ़ना है मूल आवेश। मूल आवेश क्या होता है, तो आइए इसके बारे में देखते हैं। मूल आवेश क्या होता है। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश, फंडामेंटल चार्ज। मूल आवेश क्या होता है बच्चों, जैसे कोई भी वस्तु हो उस पर जो सबसे न्यूनतम आवेश होता है, सबसे न्यूनतम, सबसे कम, उसको हम कहते हैं मूल आवेश। प्रकृति द्वारा प्रदत्त ये सबसे छोटा आवेश होता है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त यह सबसे छोटा आवेश होता है जो किसी वस्तु पर पाया जाता है। अर्थात यहां हम मूल आवेश की परिभाषा कैसे देंगे, किसी वस्तु पर या कण पर, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश की न्यूनतम या न्यूनतम आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश, न्यूनतम, कम की बात हो रही है, न्यूनतम सॉरी न्यूनतम आवेश, किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को
मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, ई से मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। यह है बच्चों मूल आवेश, अर्थात किसी वस्तु पर उपस्थित न्यूनतम आवेश को मूल आवेश कहते हैं। इसे ई से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मान और देखते हैं यहां पर, तथा इसका मान, मूल आवेश का मान, इसका मान एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है। आवेश के बराबर होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है इसका। अतः अब देखिए यहां पर इसे ई से प्रदर्शित करते हैं, मूल आवेश को ई से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश बराबर होता है। और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है बच्चों 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। तो इस प्रकार से इसको आप लोग लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। ये परिभाषा है, इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछ सकता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो मूल आवेश के बराबर होता है। मूल आवेश उसी को माना जाता है, अर्थात मूल आवेश को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। ई का मान होता है 1.6 गुणित 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्या है, आवेश का मात्रक है। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या बताए थे, इसके पहले वाली वीडियो में बताए थे, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है, याद रखिएगा। और आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक इलेक्ट्रोस्टेट यूनिट, जिसको ESU कहते हैं। तो सबसे बड़ा मात्रक और सबसे छोटा मात्रक बच्चों दोनों याद रखिएगा, परीक्षा में बहुविकल्पी भी या तो अधिकतर ही पूछ सकता है। तो इसको नोट कीजिए आगे, तो फिर आगे हम बताएंगे। लिखिए इसको। ये हो गया आवेश संरक्षण का नियम और मूल आवेश। अब हम पढ़ेंगे आवेश का क्वांटम प्रकृति। आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या होती है बच्चों, इसको सीखेंगे। ठीक है, हम इसको मिटा दे रहे हैं। आइए देखते हैं आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है। आवेश की क्वांटम प्रकृति, आवेश की क्वांटम प्रकृति। देखिए आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है बच्चों, आवेश की क्वांटम प्रकृति यह है कि कोई भी आवेशित कण हो। बच्चों ये है आवेश की क्वांटम प्रकृति। अब हम लोग सीखेंगे आवेश की क्वांटम प्रकृति क्या है। क्वांटम प्रकृति किसको कहते हैं, जैसे कि कोई भी कण है, कोई भी वस्तु है, उस पर जितना आवेश होता है वह आवेश मूल आवेश के गुणज में होता है। यही है आवेशों की क्वांटम प्रकृति। यहां लिखेंगे किसी कण पर या किसी वस्तु पर, किसी वस्तु या कण पर आवेश किसी वस्तु या कण पर आवेश मूल आवेश के गुणज में होता है। मूल आवेश जिसको क्या कहते हैं, ई के गुणज में होता है। गुणज में होता है, यही है क्या, यही है आवेश की क्वांटम प्रकृति। मतलब कोई भी आवेश है उस पर जो भी आवेश होगा, कोई भी वस्तु है उस पर जो भी आवेश होगा वह आवेश हमेशा मूल आवेश के गुणज में ही होगा।
जैसे जैसे एक इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन भी है, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 n इलेक्ट्रॉन। अर्थात जब भी आएगा, अब ऐसे ऐसा नहीं हो सकता कि 0.3 इलेक्ट्रॉन हो जाए, 0.5 इलेक्ट्रॉन हो जाए, इस तरह से नहीं होगा। जब भी आएगा पूरा पूरा आएगा, पूर्ण गुणज जिसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से अगर हम आवेश को देखें तो Q बराबर क्या बनेगा, n इंटू ई। Q बराबर n इंटू ई, जहां n क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जहां पर यह है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और E क्या है, E तो आप जानते हो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q है आवेश, अर्थात आवेश का मान इलेक्ट्रॉनों की संख्या और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश के गुणनफल के बराबर होता है। तो यही है बच्चों आवेश की क्वांटम प्रकृति। अगर ये आ जाए लिखने के लिए तो आप ऐसे लिख सकते हैं, आवेश की क्वांटम प्रकृति। अगर आपसे कोई पूछे या प्रश्न पूछा जाए परीक्षा में, तो आपको केवल इतना ही कहना है कि किसी भी आवेशित कण पर आवेश की जो मान होगा आवेश का, वो मूल आवेश के गुणज में होता है। केवल इतना बताना है बस, इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग देखते हैं कूलाम का नियम। ठीक है बच्चों, मिटा दे रहे हैं इसको। देखिए कूलाम का नियम क्या है। कूलाम का नियम सबसे पहले तो इसको लिखना पड़ेगा, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। कूलाम का नियम क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, देखिए यहां पर मान लीजिए एक बिंदु है जहां पर आवेश है Q1, एक बिंदु यहां है जिसका आवेश है Q2। इस पर दो आवेश रखे गए हैं इन दो बिंदुओं पर, और इनके बीच की दूरी है r। जैसा कि आपको बताया गया है कि स्थिर बिंदु आवेश, स्थिर बिंदु मतलब स्थिर है एक जगह, चल नहीं रहे हैं, तो इन आवेशों के बीच बल लगता है। समान आवेश है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, अब विपरीत आवेश है तो आकर्षण बल लगेगा। ये आपको पहले बता दिया गया है। तो जो बल लगेगा उसी बल के बारे में, वह बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है, कूलाम ने बताया। तो इसलिए इस नियम को क्या कहेंगे, कूलाम का नियम। तो इन्होंने क्या बताया, कूलाम ने क्या बताया, कूलाम ने बताया कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगता है, यह बल इनके गुणनफल के, मतलब आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही है कूलाम का नियम। तो यहां लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु आवेशों के बीच, आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी, तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती,
व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह है आवेश संरक्षण का नियम, कूलाम का नियम। ये कूलाम का नियम है बच्चों कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो वैद्युत बल लगता है ये आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यहां लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज कर लिखना है, यदि दो स्थिर बिंदु आवेश दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हो तो कूलाम के नियम से यदि दो स्थिर बिंदु आवेश Q1 व Q2 परस्पर r दूरी पर स्थित हो तो कूलाम के नियम से, या कूलाम के नियम यहां ना लिखिए, यहां लिखिए हो तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F कूलाम के नियम से इतना लिखकर अब आगे लिखेंगे कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कह रहा है? ये जो बीच में बल लग रहा है वैद्युत बल, ये क्या करता है? अनुक्रमानुपात है किसका? दोनों आवेशों के गुणनफल। तो दोनों आवेशों का हमने यहां गुणनफल कर दिया, ऐसी का अनुक्रमानुपात कर दिया। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर आगे क्या कहा गया है कि बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इनके बीच की दूरी क्या है? r है, तो इसके वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती कर दीजिए, अर्थात F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों समीकरणों को मिला के लिख लीजिए। ध्यान रखिए, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से जब हम लिखेंगे तो दोनों को मिला के लिखे तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2/r²। अब बच्चों यहां पर प्रोपोर्शनल है, इसको हटाने के लिए आपको नियम बताया गया है कि एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, नियतांक रखना पड़ता है। तो नियतांक यहां रख दीजिए, F यहां बराबर लगाइए, नियतांक रख दीजिए। नियतांक होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये नियतांक है। अब बचा क्या? Q1 इंटू Q2/r²। ये है कूलाम के नियम से लगने वाला बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल। यदि स्थिर बिंदु आवेश, यदि Q1 व Q2 ऐसे माध्यम में रखे गए हों जिनका परावैद्युतांक K हो, Q1 व Q2 ऐसे माध्यम में रखे गए हों जिनका परावैद्युतांक ऐसे माध्यम में रखे गए हों जिसका परावैद्युतांक K हो तो F बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां पे K आ जाएगा, ये होगा Q1 इंटू Q2/r²। ये हो जाएगा सूत्र। अब बल का मात्रक न्यूटन होता है तो न्यूटन लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं।
इस प्रकार से ये कूलाम का नियम है। अब कूलाम के नियम से आप देख लीजिए कि F बराबर आ गया 1/4πε0 के Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां पे K क्या है, जिस माध्यम में Q1 और Q2 रखे गए हैं उसका परावर्तनांक है, तथा यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इसको भी तो लिखना पड़ेगा। तो यहां लिखेंगे जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता है, इसको बोलेंगे निर्वात की विद्युतशीलता। यहां लिख लीजिए निर्वात की विद्युतशीलता है, जहां पर एप्सिलॉन क्या है, निर्वात की विद्युतशीलता। अब बच्चों यहां पर 1/4πε0 का मान क्या होता है, 1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁹ 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। ये होता है 1/4πε0 का मान। जब भी हम न्यूमेरिकल हल करेंगे, सवाल हल करेंगे, तो वहां पर 1/4πε0 अगर आता है तो उसके जगह पर हम ये मान रखेंगे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर पर कूलाम स्क्वायर। और परीक्षा में ये निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक आपसे पूछ सकता है, किसका मात्रक बताइए, और तब इसको हम कैसे हल करेंगे, इसकी बीमा क्या होगी, ये भी पूछ लेता है परीक्षा में। तो पहले इसको आप लोग लिख लीजिए, तो फिर हम आगे बताएं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, इसको मिटा देते हैं। अब हेडिंग डालिए यहां पर निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं बीमा, इसको देखते हैं क्या होगा। तो देखिए यहां सूत्र आप जानते हैं, सूत्र क्या है, F बराबर 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये सूत्र आप जानते हैं। तो इसी का आप पक्षांतर कर दीजिए, देखिए क्या बनता है। तो पक्षांतर कीजिए, आर को इधर ले जाइए, तो ये आ जाएगा F आर स्क्वायर, जो चीज यहां अंश में वो बटे में आ जाएगा, तो बटे में लाइए, तो Q1 इंटू Q2 अब बराबर यहां पे क्या बचा 1/4πε0। अब यहां पे क्या करना है हमको, हमें इसे पलट देना है, इसको हम पलट देंगे, तब देखिए क्या बनता है। तो 4πε0 बराबर क्या बन जाएगा, ये बनेगा Q1 इंटू Q2 F इंटू आर स्क्वायर, तो ये बनेगा। अब इसका मात्रक क्या होगा, इसका मात्रक बटे इसका मात्रक, इतने का मात्रक बटे इतने। एक मिनट, गलत है, जाओ करो, तो 4πε, जैसे कि ये पलट गया इधर बटे में है, ऊपर चला गया अंश में, तो ये भी पलट गया, तो यहां पलट दिए इसको। अब देखो 4π जो है इसका कोई मात्रक तो होगा नहीं,
ये नियतांक है भाई। यहाँ पर देखिए आप समझिए, पाई का मान 22/7 होता है या 3.14 होता है, 4 4 ही है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक बराबर हो जाएगा Q1 Q2 का मात्रक। तो Q1 Q2 का मात्रक, यहाँ Q1 इंटू Q2 का मात्रक, या फिर अलग अलग लिखिए, यहां पर अलग अलग लिख देते हैं, Q1 का मात्रक गुणित Q2 का मात्रक, Q2 का मात्रक बटे क्या, F का मात्रक, F का मात्रक गुणित R का मात्रक, R का मात्रक, और उसके बाद इसका क्या होगा, वर्ग हो जाएगा। तो देखिए क्या बनता है, Q क्या है, आवेश है, और आवेश का मान क्या होता है, कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अब बताइए, यहाँ कूलाम यहाँ कूलाम, तो कूलाम कूलाम क्या हो गया, कूलाम स्क्वायर, कूलाम इंटू कूलाम, तो कूलाम स्क्वायर हो गया। और इसको बटे को यहां पर कर सकते हैं। अब F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, F का मात्रक क्या होता है, न्यूटन N, और R क्या है, दूरी, दूरी का मात्रक मीटर। तो इस प्रकार से आएगा क्या, मीटर। अब वर्ग लगा है, वर्ग लगा है तो वर्ग लगा दीजिए, R का मात्रक मीटर, और उस पर क्या लगा देंगे, वर्ग लगा देंगे। तो इस प्रकार से बन गया कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर, कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, कूलाम स्क्वायर n टू पावर -1 m टू पावर -2, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए ये जब भाई बटे में है ना, ऊपर ले जाएंगे इसमें क्या होगा, घात बदल जाएगा, जहां +1 है -1 हो जाएगा, जहां +2 है -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये बन गया एफ का, सॉरी एप्सिलॉन नॉट का मात्रक। तो ये एप्सिलॉन नॉट का मात्रक है बच्चों। इस तरह से इसको हम हल करते हैं। अब यहां पर आ जाए कि इसका बीमी सूत्र क्या होगा, इसका बीमी सूत्र क्या होगा, तो इसको भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे, यहां पे कूलाम, कूलाम रखना पड़ेगा 2 बार, Q और Q, डबल Q है, दोनों बार रखेंगे इसका बीमी सूत्र, और उसके बाद F का बीमी सूत्र, R का बीमी सूत्र। इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम बताते हैं कैसे मात्रा का इसका बीमी सूत्र आएगा। ठीक है बच्चों, अब मिटा देगा इसको। देखिए यहां पे सूत्र अभी अभी आया था, मिटा दिए हो। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर, यही आया था, यही था, अभी आया था। और इसके पहले अब देखिए इसी सूत्र से हम निकालेंगे क्या, बीमी सूत्र या बीमा कह सकते हैं। कैसे निकलेगा, इसको जब हम लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या आया था, एफ आर स्क्वायर। तीरे गुणा कर लीजिए, गुणा करके लिखिए जिससे गलत ना हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहां पर इसका गुणा इसमें कर दिए, एफ आ गया, इधर क्या बचा, Q1 इंटू Q2। देखिए आप तीरे गुणा कीजिए, जो चीज बटे में है उसका गुणा इसके साथ कर देंगे, तो इतना इंटू इतना, एक का गुणा यहां करेंगे तो यही आएगा। अब एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन नॉट बराबर Q1 इंटू Q2, ये चीज गया बटे में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी एप्सिलॉन नॉट तो यहाँ है, 4 पाई और जाएगा R स्क्वायर, यहां पर रहेगा F, ये इतना। अब हमको बीमी सूत्र लिखना है, एप्सिलॉन का बीमी सूत्र, एप्सिलॉन का बीमी सूत्र। तो बीमी सूत्र क्या होता है बच्चों, आपको बताया गया है कि आवेश का होता है, देखो I बराबर Q बाई टी से, तो Q बराबर I इंटू टी होगा, और Q का क्या आया था, I को A से, समय को T से, A इंटू टी आया था, A T,
AT। तो यहाँ Q1 का मान आएगा AT, इसका भी सूत्र इनटू इसका भी सूत्र होगा AT बटे में 4 पाई का तो होगा नहीं, 4 पाई का R का होगा। R क्या है? दूरी। तो दूरी है, इसका क्या हो जाएगा? L स्क्वायर, दूरी का भी सूत्र L स्क्वायर। F क्या है? बल। अब बल का क्या होता है? MLT पर पावर -2 ये होता है। इस तरह से अब इसको सबको एक कर लीजिए, ऊपर ले जाए क्या होगा? देखिए A गुणा हुआ तो क्या हुआ? A स्क्वायर हो गया। T पर T का गुणा करेंगे तो T स्क्वायर हो गया, इतना हुआ। अब इसको भी ले जाइए ऊपर, यहां नीचे के जो है ऊपर ले जाइए। तो देखिए L स्क्वायर यहां पर है, एक L यहां है, तो ये बनेगा L क्यूब, L घाते 3 बन जाएगा। अब बाकी M है, T है, इसको ज्यों का त्यों लिख लीजिए। अब देखिए यहां पे एक चीज गलत है, L और L का जब गुणा करेंगे तो L क्यूब होगा, तो बटे में L क्यूब है ना, जब ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस। इसी प्रकार से M की घात 1 है, लेकिन जब ऊपर ले जाएंगे तो -1। यहां पर ये -2 है, लेकिन जब ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस। ऐसे इस तरह से किया जाएगा। और आगे हल कीजिए इसको। A कहीं नहीं है, केवल एक जगह है, तो A2। अब T पर घात 2 यहां है और 2 घात यहां है, तो 2 2 4, T पर घात 4 कर दीजिए। L क्या है? L तो कहीं नहीं है ना, केवल एक ही जगह दिख रहा है, इसको लिख लीजिए -3 M पर पावर -1। तो इसको और थोड़ा बेहतरीन ढंग से लिखना चाहिए, जैसे MLT चलता है, तो पहले M लिख लो, फिर L लिख लो, फिर T लिख लो, बराबर ऐसे M पावर -1, L पावर -3, T पावर 4, A पर पावर 2। ये है एप्सिलॉन नॉट का बीमी सूत्र, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बच्चों इसको इसी तरह से करेंगे, सूत्र के माध्यम से आप करते आओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। रटना नहीं है, रटिए मत, इसको आराम से देखिए, ध्यान से एक एक पॉइंट को समझिए। अब कोशिश ये कीजिए कि समझने के बाद एक बार बिना देखे लिखिए, एक बार 2 बार बिना देखे अगर आप लिख लेंगे तो ये हमेशा हमेशा के दिमाग में फीड हो जाएगा और बड़े आराम से आप इसको कर पाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों।